हेलो एवरीवन, विश्वास करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रेजिड्यू, है ना। हिंदी में इसे कैसे कहते हैं? अवशेष। अवशेष और रेजिड्यू क्या होता है कि आपके पास में क्या है कि कोई एक फलन है एफ जेड, ठीक है। द फंक्शन एफ जेड हैज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी at z is equal to a, then Lorentz series expansion of fz, then Lorentz series expansion of fz is equal to fz is equal to summation an ये होता है ना, जिसमें अगर ये पार्ट ना हो तब तो उसमें क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर इस प्रिंसिपल पार्ट में मुख्य भाग में आपके पास में क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, परिमित पद है, तो पोल होंगे, है ना, अनंत तक। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो देखो, अगर फंक्शन के पास में क्या है, आइसोलेटेड एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। आइसोलेटेड में कौन कौन से आते हैं? वियुक्त विचित्रता में कौन कौन से आते हैं आपके? अपने, अनंतक और अनिवार्य, है ना। आइस रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटीज। तो उसके लिए ऐसे लिखा जा सकता है उसको। रेजिड्यू क्या होता है कि इसके जो ये प्रिंसिपल पार्ट है अपना ना, ये प्रिंसिपल पार्ट, इसमें आपके पास में z0 पे 1 में, जैसे नेगेटिव में है माइनस का n, तो 1/z माइनस 0, 1/z माइनस z0 की पावर 2, ऐसे टर्म्स आएंगे ना। ये नीचे है z माइनस z0 की पावर n। तो इसमें जब हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn z माइनस z0 की पावर माइनस n, तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो b1 z माइनस z0 की पावर 1 माइनस 1, b2 लेंगे तो b2 n इज इक्वल टू 2 पे b2 z माइनस z0 की पावर माइनस 2 प्लस अप टू सोन, ठीक है। तो ये देखो, ये -1 है तो नीचे आएगा इनवर्स में b2 अपॉन z माइनस z0 की पावर 2 प्लस अप टू सोन। तो ये जो b1 है अपना, है ना, जहाँ पे z माइनस z0 की पावर 1 है उसमें 1/z माइनस z0 की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है b1 अपने पास में, है ना, ये b1 को क्या बोलते हैं हम? इसका रेजिड्यू, ठीक है। देन कोफिशिएंट ऑफ 1/z minus z0, that is b1, is called residue of fz at z is equal to z0। तो 1/z माइनस z0 के गुणांक b1 को अवशेष fz का z इज इक्वल टू z0 पे, तो लिखा है ना मैंने, क्या a लिखा है ना, इसको a की जगह z0 कर देते हैं, z0 मान लेते हैं। तो z0 पर अवशेष कहते हैं,
तो अपने पास में क्या होगा कि जैसे हमारे पास में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है fz, ठीक है, उसके पास z0 पॉइंट पे कहीं पे आपके पास में क्या है, कोई भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, कोई भी वियुक्त विचित्रता है, तो उसका एक्सपेंशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उस एक्सपेंशन में 1/z माइनस z0 का जो कोफिशिएंट होता है, हाँ, इस कौन सा, पावर 1 वाला, डिग्री कितनी है यहाँ पे 1 है, तो 1 वाला जो कोफिशिएंट होगा, आपका जो गुणांक होगा, उसको क्या बोलते हैं, इसका अवशेष या फिर रेजिड्यू कहते हैं। अब आपको जो भी दिया गया है उस फंक्शन का रेजिड्यू कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो पहला तो है पॉइंट है कि रेजिड्यू ऑफ रिमूवेबल सिंगुलरिटी इज ऑलवेज 0। अपने विचित्रता का अवशेष सदैव शून्य होता है, ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई फंक्शन है जिसके पास में रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, और या फिर कोई फंक्शन है जो एनालिटिक है या विश्लेषिक है, उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका रेजिड्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब रेजिड्यू ऑफ सिंपल पोल, सिंपल पोल का मतलब क्या होता है, ऑर्डर 1 का पोल, एक कोटि का जो अनंतक होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पोल कर बोलते हैं। उसका रेजिड्यू कैसे निकालना है कि माना fz का z इज इक्वल टू a पर एक कोटि का अनंतक है, का मतलब आपका जो फंक्शन है ना उसके पास में 1 ऑर्डर का पोल है, किस पे, z इज इक्वल टू a पे, देन रेजिड्यू ऑफ fz एट a इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a fz, ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a fz। अगर एक कोटि का अनंतक है z इज इक्वल टू a पे, तो उसको z माइनस a से गुणा करके fz को, और फिर लिमिट लगा दो z टेंड्स टू a, ये क्या मिल जाएगा आपको, इसका रेजिड्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास में कि रेजिड्यू ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर, अगर m कोटि का अनंतक है किसी के पास में, किसी बिंदु z इज इक्वल टू a पर, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे कि लेट fz हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू a, ठीक है, z इज इक्वल टू a पे क्या है, फंक्शन के पास में fz के पास में पोल है, अनंतक है m कोटि का, देन रेजिड्यू ऑफ fz एट a इज इक्वल टू 1/m-1 का फैक्टोरियल d ओवर dz m-1 टाइम्स z माइनस a की पावर m fz। कितना आएगा अपने पास में, 1/m-1 का फैक्टोरियल, अगर m पोल है, m ऑर्डर है उसका, m कोटि है, तो m-1 का फैक्टोरियल, और fz को जैसे यहाँ पे 1 पावर से मल्टीप्लाई किया था ना, क्योंकि ऑर्डर 1 था, अगर कोटि 1 है तो fz को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या था, ऑर्डर 1 था, अगर ऑर्डर 1 देखो m की जगह अगर अपन 1 लगाए तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 करेंगे तो 0, इसका मतलब डेरिवेटिव नहीं करना है, यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 फैक्टोरियल का मतलब 0, सॉरी 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो अभी तक यही वैल्यू आई, और लास्ट में इधर क्या है अपने पास में, शुरू में लिमिट z टेंड्स टू a,
तो ये बस इस फॉर्मूले में m इज इक्वल टू 1 रख के ये ऊपर वाला मिल गया। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका ये है, इसको आपको याद रखना है, चाहे ऑर्डर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितना ही ऑर्डर का पोल हो, इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपको क्या मिल जाएगा, रेजिड्यू एट पॉइंट ए। नेक्स्ट है अपने पास में रेजिड्यू एट इंफिनिटी। देखो इंफिनिटी पे अवशेष कैसे मिलेगा आपको, इंफिनिटी पे रेजिड्यू कैसे मिलेगा अगर फंक्शन आपका है ना, इफ अगर आपका फंक्शन एफ जेड एक मिनट, अगर फंक्शन ऐसा है आपके पास में, इफ एफ जेड इज अ इफ अच्छा छोड़ो ये रहते तो, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, z टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस z एफ जेड exists, then it is the residue of fz at infinity। अगर आपके पास में किसी भी फलन fz के लिए ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट अगर आपके पास में क्या है, विद्यमान है, अगर ये लिमिट आपकी विद्यमान है तो उसका जो रेजिड्यू है, जो अवशेष है अपने पास में, वो कितना होगा, इस लिमिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इफ लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस z एफ जेड does not exist, then residue of fz is the negative coefficient of 1 upon z in the expansion of fz। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास में ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, इस लिमिट का अस्तित्व है आपके पास में, ये लिमिट, ये सीमा विद्यमान है, तो आपके पास में जो रेजिड्यू है वो इस लिमिट के बराबर आ जाएगा, जो भी आएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नहीं मिल पाती है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हम नहीं बता सकते कितनी वैल्यू आएगी, तो रेजिड्यू कैसे मिलेगा, इस एफ जेड का आपको क्या करना है, प्रसार करना है। ठीक है, उस प्रसार में ये जो 1 अपॉन जेड है ना, तो इस 1 अपॉन जेड का ऋणात्मक गुणांक जो आएगा ना, मतलब जैसे इसका 1 अपॉन जेड का गुणांक आपके पास में है 1, तो रेजिड्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जैसे 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट गुणांक आया है -2, तो उसका रेजिड्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव का ऋणात्मक हो जाएगा, जो भी आएगा, तो वो क्या मिलेगा आपको, एफ जेड का इन्फिनिटी पे रेजिड्यू। ठीक है, एट इन्फिनिटी और लिख लो। तो ये हो गया आपके पास में, रिमूवेबल का हो गया, पोल का हो गया, और इन्फिनिटी का हो गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके पास में है, आपको इसके रेजिड्यूज निकालने हैं, जितने भी आपके पोल्स हैं उन सब पे। तो देखो इसमें पोल्स कौन कौन से हैं आपके पास में, पोल्स कौन से होते हैं जहाँ पे वो नीचे डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है, पोल्स कहाँ पे होंगे
यहाँ पे z प्लस 1 का स्क्वायर 0 हो जाए और z स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू आपकी क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसका मतलब z प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू -1, और कितनी बार, 2 है तो 2 बार, ठीक है। और एक है आपका z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, का मतलब z स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू +2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। तो आपके पास में क्या मिले, 4 पॉइंट मिले आपको, -1, 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। तो हमारे पास में देखो 2 आयोटा तो एक बार है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। -2 आयोटा भी एक ही बार है, इसका मतलब इसकी कोटि भी कितनी है, 1 है। ये 1 डिग्री का पोल है ये दोनों, ठीक है, एक कोटि के अनंत तक है। लेकिन जो -1 है इसकी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, इसका मतलब ये क्या है, एक 2 कोटि का अनंतक हुआ, ठीक है, 2 ऑर्डर का पोल। तो जब 2 आयोटा के लिए देखेंगे तब तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। तो रेजिड्यू एट 2 आयोटा दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो यहाँ पे रेजिड्यू कैसे निकलेगा, लिमिट z टेंड्स टू 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा एफ जेड, है ना, यही आएगा अपने पास में लिमिट। तो इसकी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट z टेंड्स टू 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा एफ जेड क्या है अपने पास में, z स्क्वायर माइनस 2z डिवाइडेड बाई z प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, z प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा, है ना। तो यहाँ पे z माइनस 2 आयोटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में बचा क्या, z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर z प्लस 2 आयोटा में z का मान 2 आयोटा पुट कर दो। तो देखो z की वैल्यू जहाँ क्या कितनी रखनी है, 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, फिर -2 को मल्टीप्लाई किया z से तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा आपके पास में 2 आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 आयोटा और 2 आयोटा 4 आयोटा। तो देखो 4 तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा, और आयोटा आयोटा को आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, इस आयोटा से ऊपर नीचे अपन अगर अब और मल्टीप्लाई कर दें, है ना, अगर आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आयोटा बाहर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 बन गया था, क्या आ जाएगा आयोटा, और ये आयोटा आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो एक तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, का मतलब 4 आयोटा माइनस का 3, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये आंसर आया किसका, रेजिड्यू ऑफ z इज रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2 आयोटा, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, -2 आयोटा पे निकाल लेंगे। तो रेजिड्यू एट -2 आयोटा इज z टेंड्स टू -2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा z स्क्वायर माइनस का 2z डिवाइडेड बाई z प्लस 1 का स्क्वायर z प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा। तो लिमिट z टेंड्स टू 2 आयोटा माइनस का z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर और z प्लस -2 आयोटा में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में वैसी सी आएगी कुछ, -2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वही 4 माइनस के, और यहाँ -2 रखेंगे तो ये प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर और माइनस 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 के 4 आयोटा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1 प्लस आयोटा
डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। ये ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में ये बन जाएगा माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अपने पास में है रेजिड्यू, अपन को सॉल्व करना है किस पे, z इज इक्वल टू -1 पे। तो ये क्या है अपना पोल ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का है, तो अपने पास में रेजिड्यू किसके बराबर मिलेगा, लिमिट z टेंड्स टू -1 1 अपॉन m की जगह कितना रखना है, इसमें ऑर्डर कितना है इसका 2 है ना, दैट इज m इज इक्वल टू 2 है अपने पास में। तो जो फॉर्मूला है उसके अंदर m इज इक्वल टू 2 रखे हैं बार अपन यहाँ पे, है ना, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, ये 2 माइनस 1 मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव z माइनस ए की पावर 2f(z). तो 1 फैक्टोरियल d ओवर डी z -1 का होल स्क्वायर f(z) अपना क्या है z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4। डी ओवर डी जेड किसका करना है, देखो ये तो बन गया z प्लस 1 का स्क्वायर, तो z प्लस 1 के स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा क्या z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है और फिर उसमें -1 पुट कर देना है। तो पहले अपन अवकलन कर लेते हैं, z टेंड्स टू -1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले ऊपर वाले का होगा, तो 2z माइनस 2 z स्क्वायर प्लस 4 माइनस फिर z स्क्वायर माइनस 2z ऐसे रह जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा 2z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसमें z इज इक्वल टू -1 रख दो, तो z बराबर -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे तो -2 माइनस के 4, यहाँ पे -1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर z की जगह -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 और वहाँ -1 रखेंगे तो माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, तो ये तो है -20 प्लस के 6 डिवाइडेड बाय 25 -14 डिवाइडेड बाय 25। ये क्या है -14 अपॉन 25, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू -1। ये पिछले वाले जो है ना, इनके अंदर आप चाहो तो जैसे नीचे आयोटा को हटाएंगे ना अपन, तो 4 आयोटा प्लस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट अपने पास में ये देखो, ये क्वेश्चंस वही हैं जो अपन ने पहले सॉल्व किए थे, इंटीग्रेशन निकाल उनके मतलब कि क्या तो पोल है और क्या जीरोज है इसके, ये हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया। तो इसके अपने पास में कौन कौन से पोल्स और क्या है बते, कोस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड z माइनस ए का होल स्क्वायर। तो लास्ट क्लास में जैसे कि अपन ने देखा था z इज इक्वल टू n क्या है, पोल ऑर्डर 1 के, है ना, और z इज इक्वल टू ए क्या है, पोल ऑर्डर 2 का, है ना। तो देखो z इज इक्वल टू n जो है वो पोल है ऑफ ऑर्डर 1, तो हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट n पे कितना आएगा, लिमिट z टेंड्स टू n कोस पाई z अपॉन साइन पाई z z माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में z माइनस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब इसमें आपको लिमिट पुट करनी है z इज इक्वल टू n। तो देखो अगर हम z इज इक्वल टू n इसमें लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे n आएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे n आएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी कितनी आएगी, क्योंकि ये क्या बन रहा है 0/0 की फॉर्म बन रही है जो कि सही होती नहीं है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू n cos पाई z, और z माइनस a को तो कोई दिक्कत है ना, दिक्कत किसको है, z माइनस n और पाई z माइनस n। अच्छा एक चीज देखो, साइन ऑफ पाई z लिखा हुआ है, तो क्या हम z की जगह z माइनस n कर सकते हैं क्या, है ना, कितना कर सकते हैं, z की जगह z माइनस n कर सकते हैं क्या। अगर z की जगह हमने z माइनस n कर दिया तो देखो ये किसके बराबर होगा, साइन पाई z माइनस n पाई, है ना। तो साइन पाई z माइनस n पाई का मतलब क्या हुआ, हम इसको अगर उल्टा लिखें तो माइनस ऑफ n पाई माइनस पाई z हुआ, ठीक है, साइन ऑफ n पाई माइनस पाई z। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो n पाई का मतलब हो गया ये वाली वैल्यू, ठीक है, और या फिर ये वाली वैल्यू। तो इसमें से अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं तब आपके पास में कैसी वैल्यू आएगी, साइन की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम उस केस में क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई z, ठीक है। और लेकिन अगर इसमें आ गया तो अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस साइन पाई z। तो हमेशा वैल्यू कैसे आएगी, इसमें पॉजिटिव आएगी। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, z माइनस n पुट कर सकते हैं साइन की जगह। तो ये कितनी वैल्यू मिल जाएगी अपने पास में यहाँ पे, साइन ऑफ n पाई z। तो इसमें अपने पास में वैल्यू क्या आई है, साइन ऑफ z माइनस n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन ऑफ z माइनस पाई, सॉरी साइन ऑफ पाई z की जगह क्या रख सकते हैं, साइन ऑफ z पाई z माइनस n। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अगर हम साइन ऑफ पाई z माइनस n लिखते हैं तो अपने पास में क्या आएगा, एक साइन जो है ना वो नेगेटिव में आएगा बाहर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास में साइन पाई z होती नहीं है, इसकी होती है n माइनस जेड की। तो हम इसको n माइनस जेड कर लेते हैं। और ऊपर भी कितना बन जाएगा इसके अंदर, माइनस जेड बनेगा। क्यों, क्योंकि अपने पास में इसकी वैल्यू अगर हम ऐसा लिखते हैं तो नेगेटिव साइन में आती है ना। तो इसको इसमें रिप्लेस करने के लिए z की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, n माइनस जेड, तो ऊपर वाला भी n माइनस जेड हो जाएगा। हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, अब ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, लेकिन अपने पास में एक रिजल्ट होता है क्या, इसको हम पाई से और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास में रिजल्ट क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में एक्स, इसकी लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो तो इसकी वैल्यू आती है अपने पास में 1। कैसे कि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है ना। जब भी आपके पास में 0/0 की फॉर्म बने तो हम क्या करते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे अगर अपन, तो अपने पास में यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1। अब इसमें लिमिट लगाओ, देखो x टेंड्स टू 0 तो कोस 0 1 होता है, और नीचे भी 1 है तो कितना आएगा 1। तो साइन एक्स अपॉन एक्स जब x टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है अपने पास में, 1 आती है। आप चाहो तो अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। जैसे z टेंड्स टू n है, ऊपर n रखेंगे तो 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा, तो 0/0 की फॉर्म है, डायरेक्ट आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो अगर आपको z की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करने वाला नहीं समझ आ रहा हो। तो हम डायरेक्ट देखो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे अगर,
तो अपने पास में क्या बनेगा, कोस पाई जेड। कोस पाई जेड का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का साइन पाई जेड, और जेड माइनस एन एज इट इज, प्लस कोस पाई जेड और जेड माइनस एन का डेरिवेटिव 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे करेंगे तो साइन पाई जेड का, अच्छा सॉरी इसमें पाई और आ जाएगा साथ में, पाई जेड का पाई और आ जाएगा, साइन का कोस पाई जेड और पाई जेड का पाई जेड माइनस ए एज इट इज, प्लस साइन पाई जेड और जेड माइनस ए का 1। इसमें अगर हम n पुट करें, z टेंस टू n, तो देखो z इक्वल टू n पुट करोगे तो ये साइन n पाई 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, नीचे वाले में z इज इक्वल टू n रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा ना, तो 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है, तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। देखो लिमिट रखेंगे तो ये तो हो जाएगा पूरा कितना 0, तो एक तो बचा अपने पास में कोस n पाई, नीचे बचेगा अपने पास में एक तो ये पाई, ठीक है, एक अपने पास में बचेगा कोस n पाई, और एक अपने पास में बचेगा z माइनस ए, ठीक है। तो कोस n पाई है, कोस n पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास में क्या बचेगा 1/पाई, z की जगह तो वैल्यू पुट कर ही दी ना, n माइनस ए, तो अपने पास में जो वैल्यू आई है इसकी वो कौन सी है, 1/पाई n माइनस ए। ओ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था ना, स्क्वायर तो भूल ही गए, यहाँ पे स्क्वायर आएगा और ये बनेगा 2z माइनस, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, वो तो वैसे ही 0 हो जाना है तो वहाँ पे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका रेजिड्यू क्या आएगा 1/पाई n माइनस ए का स्क्वायर। जब भी आपके पास में 0/0 की फॉर्म बने, हमेशा आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा ये तो आया अपने पास में रेजिड्यू n पे, ए पे जब आप निकालोगे इसका रेजिड्यू, तो देखो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए इज इक्वल टू, अब ए तो क्या है अपने पास में, होल ऑफ ऑर्डर 2 है, होल ऑफ ऑर्डर 2 है, तो अपन क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू ए 1/1 फैक्टोरियल आएगा, d/dz आएगा, z माइनस ए का स्क्वायर, एफ जेड अपना क्या है कोट पाई जेड अपॉन z माइनस ए का स्क्वायर, तो लिमिट z टेंड्स टू ए d/dz कोट ऑफ पाई जेड, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है उकलन, कोसेक स्क्वायर पाई जेड, और पाई जेड का पाई, तो कोट का माइनस कोसेक होता है और पाई जेड का पाई, तो ये अपना क्या आ गया रेजिड्यू एट ए। आपके पास बस फॉर्मूले हैं, उसमें फॉर्मूलों में अप्लाई करना है। अब देखो हमें क्या करना है, रेजिड्यू निकालना है, इस वाले में 1 पे नहीं निकालना है, पोल पे नहीं निकालना, हमें किस पे सॉल्व करना है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे सॉल्व करने के लिए अपने पास में जो मेथड है वो कौन सा है कि अपने पास में पहला तो लिमिट अप्लाई होनी चाहिए, जेड एफ जेड माइनस जेड एफ जेड लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन वो लिमिट इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। कैसे चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब आपके पास में नीचे z बच रहा हो, है ना, नीचे ज्यादा z हो ऊपर कम z हो। अगर हम z एफ जेड करते हैं यहाँ पे, तो देखो ऊपर तो 4 हो जाएंगे, नीचे सिर्फ 2 बचेंगे, उस केस में कभी भी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कब करेगी, जब आपके पास में ऊपर कम हो नीचे ज्यादा हो z, तब आपके पास में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम सेकेंड वाला एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे इसका, और फिर 1/z का जो नेगेटिव कोफिशिएंट होगा ना, उस जो भी कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव, जो भी गुणांक है उसका ऋणात्मक लेना है आपको, वही आपका क्या हो जाएगा इसका रेजिड्यू। तो देखो हमें एफ जेड दिया हुआ है
जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, जेड स्क्वायर बाहर लिया, 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर की पावर -1। जेड स्क्वायर से जेड क्यूब कट जाएगा, एक जेड बचेगा, और 1/1 माइनस जेड स्क्वायर की पावर -1, सॉरी -1 कहाँ से आई, बन ही रही। अब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस प्रसार आपको मैंने लिखाए थे पिछली क्लासेस में कहीं पे, नहीं है तो आप गूगल कर लो, 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स की पावर -1, एक्सपेंशंस का पूछो उनको, बाइनोमियल एक्सपेंशंस तो आ जाएंगे उसके अंदर। 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4 6 टू सो, जेड को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जेड 1/z का क्यूब टू सो। तो इसमें देखो 1/z का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी कितना होगा, माइनस, ठीक है। जो भी 1/z है उसका जो भी कोफिशिएंट आएगा गुणांक उसका नेगेटिव मतलब -1। तो इसका रेजिड्यू एट माइनस इन्फिनिटी कितना है, -1। नेक्स्ट अपने पास में है एफ जेड इज इक्वल टू ई पावर जेड अपॉन जेड साइन एम जेड। तो देखो इसमें हमारे पास में जो पोल्स आए थे वो क्या था, z इज इक्वल टू 0 पे पोल ऑफ ऑर्डर 2 था, हमने जो पिछली क्लास में किया था ना, के अकॉर्डिंग 0 पे 2 ऑर्डर का पोल है, और z इज इक्वल टू n पाई ओवर m जो है ना उसके ऊपर पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। तो z इज इक्वल टू 0 पे आपके पास में क्या है, इसमें पोल ऑफ ऑर्डर 2 आया था, और n पाई ओवर m पे क्या आया था आपके पास में, ऑर्डर 1 का पोल आया था। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू 0 कितना मिलेगा, लिमिट z टेंड्स टू 0, 1/1 फैक्टोरियल बनेगा, d अपॉन डी जेड बनेगा, z इंटू जेड स्क्वायर इंटू एफ जेड का मतलब e की पावर z अपॉन z साइन एम जेड। तो ये क्या बनेगा, लिमिट z टेंड्स टू 0, d ओवर डी जेड, एक z से तो एक z कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में बचेगा z e की पावर z अपॉन साइन एम जेड। इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा, लिमिट z टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव आपका क्या बनेगा, z e की पावर z का 1 e की पावर z, e की पावर z का e की पावर z होता है, और साइन एम जेड माइनस z e की पावर z कोस एम जेड डिवाइडेड बाय साइन एम जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर दो, तो z इक्वल टू 0 रखना है आपको, है ना। देखो अभी अगर आप z इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, z इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और नीचे भी आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा हमें। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो अपने पास में फिर से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास में क्या मिलेगी वैल्यू, e की पावर z साइन एम जेड प्लस z e की पावर z
साइन एम जेड माइनस जेड ई की पावर जेड कोस एम जेड डॉट एम है, तो इसका पूरे का डेरिवेटिव है। हाँ बहुत लेंदी हो गया, लेंदी ज़्यादा है ये, है ना, हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं। हालांकि हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा है ये, बहुत सारी कैलकुलेशन। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जीरो, अपन इसको किससे करेंगे, एक्सपेंशन वाला करता है। देखो ई की पावर जेड अपॉन जेड, ठीक है, और है हमारे पास में साइन एम जेड। साइन एम जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, एम जेड माइनस एम क्यूब जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस m5 z5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सो ई की पावर z, ठीक है। तो एम जेड अगर अपन बाहर ले लें तो इसमें से बनेगा एम जेड स्क्वायर, और बाकी वैल्यू को अपन ऊपर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस m4z4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इसका इनवर्स ई की पावर z अपॉन एम जेड स्क्वायर। और ये बनेगा अपने पास में, जब इनवर्स लगाएंगे ना इसका एक्सपेंशन, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। अब देखो साइन एम जेड का तो अपन ने एक्सपेंशन कर लिया, एक्सपेंशन किसका बाकी है, ई की पावर जेड का। ई की पावर जेड का एक्सपेंशन कितना होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। और इसमें अपने पास में कितना है, 1 प्लस एम स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड अप टू। अब हमें बस क्या देखना है कि 1 अपॉन जेड जो है ना वो कहाँ बन रहा है, उसका कोफिशिएंट जो होगा वो अपना रेजिड्यू होगा। तो देखो अगर हम इसको, हमारे पास में बाहर क्या है, जेड स्क्वायर है ना, बाहर कितना है 1 अपॉन जेड स्क्वायर है। अगर अंदर हमारे पास में कहीं पे जेड बन रहा होगा ना, तो जेड और 1 अपॉन जेड स्क्वायर बन के क्या मिलके क्या बनाएंगे, 1 अपॉन जेड बनाएंगे। तो हमें ये देखना है कि अंदर इनको मल्टीप्लाई करने पे जेड कहाँ बन रहा है। तो देखो 1 को यहाँ पे किसी से भी गुणा करेंगे तो जेड नहीं मिलेगा, इस जेड को इस 1 से गुणा करेंगे तो जेड मिलेगा। आगे सारी पावर्स कैसी है, ज़्यादा है, कि पहले ही पावर 2 है, इनसे किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी आएगी, 2 या 2 से ज़्यादा आएगी। तो सिर्फ जेड कहाँ पे मिल रहा है, जब इस जेड को हम इस 1 से गुणा करेंगे, और वो कितना मिलेगा हमें, प्लस का जेड मिलेगा। 1 अपॉन एम जेड स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक जेड से एक जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें अपने पास में क्या बनेगा, ये 1 अपॉन एम जेड बनेगा, जब हम जेड को इससे गुणा करेंगे और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी जो भी वैल्यू आती है उससे हमें लेना देना नहीं है। तो 1 अपॉन जेड का जो कोफिशिएंट है, वन अपॉन एम आया, इसका मतलब रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट 0 इज इक्वल टू 1/m। तो ये वाला ज़्यादा इजी था एक्सपेंशन करके, हालांकि इसमें ज़रूरत ये है कि आपको एक्सपेंशंस आते हों, अदरवाइज ये मुश्किल है। लेकिन अगर हाँ ये एक्सपेंशंस आपको पता है, याद है, तो ये बहुत इजी वाला मेथड है, उससे तो बेटर यही है। नेक्स्ट अपने पास में आएगी इसमें शायद इन्फिनिटी पे निकालना है या इन्फिनिटी निकाला ना, एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास में वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, कब करेगी, जब ऊपर नीचे जेड से अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर वाला या तो ज़्यादा हो,
सॉरी ऊपर वाला या तो कम हो या तो सॉरी नीचे वाली जो वैल्यू है ना उसमें z या तो ऊपर वाले के बराबर हो या तो ज्यादा हो। ठीक है, नीचे अगर अपने पास में z है ज्यादा बचा हुआ ऊपर के मुकाबले, तो इन्फिनिटी रखने पे कुछ भी वैल्यू आओ 1/∞ कितना होता है अपने पास में 0 आता है, तो वो वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। तो देखो अगर हम z से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 2z होंगे, नीचे भी कितने हैं 2z है, तो अपना काम बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z एफ जेड, माइनस का z, z, z माइनस a, z माइनस बी। अभी अगर आप लिमिट रखोगे तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटी बनेगा, नीचे भी कितना बनेगा इन्फिनिटी, कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, z को हटाने की कोशिश करते हैं। ऊपर तो है माइनस का z स्क्वायर, नीचे भी दोनों में से z बाहर ले लो तो z स्क्वायर बाहर आएगा। पहले वाले में 1 माइनस a अपॉन जेड बचेगा और दूसरे वाले में 1 माइनस बी अपॉन जेड मिलेगा। z स्क्वायर से z स्क्वायर कटेगा तो ये कितना बच जाएगा, -1/1 माइनस a बाई जेड, 1 माइनस a बाई बी बाई जेड। अब z को इनफाइनाइट रखोगे अपन यहाँ पे तो देखो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, b बाई जेड 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 1 और ये माइनस का 1, तो कितनी आ जाएगी -1। तो इसका रेजिड्यू कितना आया, इन्फिनिटी पे -1 आया। ये क्या है, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट अपने पास में है सोल्यूशन जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इस वाले में ना, इसको भी अपने इन्फिनिटी पे निकालना ना। इस वाले में देखो ऊपर अभी 3 है, नीचे भी 3 है, सबसे ज्यादा ऊपर कितने हैं 3 है, नीचे भी कितने हैं 3 है। तो अगर हम z से गुणा करेंगे ऊपर ऊपर की तरफ तो ऊपर ज्यादा हो जाएंगे, कितने आ जाएंगे 4 हो जाएंगे। ऊपर ज्यादा वाला तो काम चलता नहीं अपने, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट वाला काम तो नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा एक्सपेंशन। लेकिन उससे भी पहले एफ जेड हमें दे रखा है जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जेड क्यूब। जेड क्यूब से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये 1 बनेगा, ये 1 अपॉन जेड बनेगा, ये 1 अपॉन जेड क्यूब बनेगा। अपना काम बस इतना ही है। क्या मिलेगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी इज -1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड, है ना। तो -1 और 1 बाई जेड का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक -1, तो इसका मतलब रेजिड्यू कितना आया इसका 1। तो इसका रेजिड्यू इन्फिनिटी पे 1 है और इसका रेजिड्यू इन्फिनिटी पे -1। ओके, अब अपन सॉल्व कर लेते हैं रेजिड्यूज एट 1 2 3 और इन्फिनिटी। इसका किस किस पे सॉल्व करना है, 1 2 3 और इन्फिनिटी। तो देखो 1 पे क्या है, एक ही है, पोल कौन कौन से होंगे, z इक्वल टू 1 2 और 3 और ऑर्डर कितना है इनका 1 1 1। तो फंक्शन का रेजिड्यू एट 1 कितना आएगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 एफ जेड जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 2 और z माइनस 3, ये तो कट जाएगा आपस में, तो 1 रखेंगे तो ऊपर 1 आया, नीचे -1 और -k2 का मतलब 1/2। ऐसे ही रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट 2 निकलेगा, तो 2 पे z माइनस 2 वाली टर्म तो हट जाएगी, गुणा करेंगे तो कितना बचेगा z माइनस 1 और z माइनस 3 बचेगा, है ना। तो 2 रखेंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा 4 1 -1, तो -4। ऐसे ही
रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट 3 निकालेंगे तो यहाँ पे z -3 आएगा, -3 से -3 कट जाएगा तो अपने पास में कितना बचेगा, z टेंस टू 3 z स्क्वायर अपॉन z -1 z -2, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 1 2 और 3 - 2 1, 9/2। नेक्स्ट अपने पास में इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे देखो अभी अपने पास में है ऊपर 2 है, नीचे कितने हैं 3 है। अगर हम एक z से ऊपर मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो 3 3 ही होंगे, इसका मतलब काम बन जाएगा। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड, ठीक है। तो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन z -1 z -2 z -3, अभी भी वो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा z को हटाने की कोशिश करते हैं ऊपर से, तो ये माइनस का z3, नीचे भी z कॉमन ले लेंगे तो z3 आएगा। फर्स्ट वाले में 1 - 1 अपॉन z बचेगा, सेकेंड वाले में 1 - 2 अपॉन z बचेगा, तीसरे वाले में 1 - 3 अपॉन z बचेगा। अगर z कॉमन ले लेंगे तो ये कट गया, z टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो देखो ये 0, तो 1 - 0 1, ये 0 1 - 0 1, ये 0 1 - 0 1, ये तो 1 बनेगा, ऊपर -1 है, टोटल कितना आएगा -1। एक चीज और देखो आप, रेजिड्यू ऑफ f एट 1 प्लस रेजिड्यू ऑफ f एट 2 प्लस रेजिड्यू ऑफ f एट 3 प्लस रेजिड्यू ऑफ f एट माइनस इन्फिनिटी, 1/4 1/2 -4 प्लस 9/2 -1, ये कितना बनेगा आपके पास में 5 - 5 0। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में, हमारे पास इन्फिनिटी पे छोड़ के, इनफाइनाइट को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज होती है अपनी, जितने भी आपके पास में सिंगुलरिटीज होती हैं, विचित्रताएं होती है, उन पे आप अवशेष निकालते हैं रेजिड्यू, तो उसका सम जो है ना, वो सबका सम किसके बराबर आएगा अपने पास में, मतलब इन्फिनिटी और बाकी सारी चीज़ों का मिला के सम किसके बराबर आएगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। सारा रेजिड्यू मिला के कितना हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में है एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक जेड। तो देखो इसके पास में क्या है, क्या इसके पास पोल है, बिल्कुल होगा। साइन हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, 0 होता है किसी पॉइंट पे। वो कौन सा है कि साइन हाइपरबोलिक जेड जो है, इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर z माइनस e की पावर z डिवाइडेड बाई 2 से ही कोस हाइपरबोलिक जेड जो है उसको हम लिखते हैं e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक जेड को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन e की पावर z पावर माइनस z। अब जहाँ पे पोल्स कहाँ मिलेंगे हमें, जहाँ हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाए, e की पावर z e की पावर माइनस z जो है वो 0 आ जाए, वही हमें मिलेंगे। तो देखो 0 निकालने के लिए हम इसको e की पावर z से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बनेगा, e की पावर 2z, और ये कितना बनेगा 1। अगर हम e की पावर z से गुणा कर दें, e की पावर z e की पावर z e की पावर 2z, e की पावर z और e की पावर माइनस z, z माइनस z 0, e की पावर 0 1 इक्वल टू 0, का मतलब e की पावर 2z इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज e की पावर कब 1 होती है z में, जब ये 2n पाई आयोटा के बराबर होता है। कॉम्प्लेक्स में
जब भी हम सम्मिश्र समतल की बात करते हैं तो e की पावर जो भी होती है वो 1 कहाँ होती है, जब उसकी पावर जो है वो 2n पाई आयोटा के बराबर है ना, जहाँ पे 2n क्या है, मतलब इवन नंबर्स हो, जैसे 2 पाई आयोटा, 4 पाई आयोटा, 6 पाई आयोटा, ऐसे उन पे आपकी वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब z इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, n पाई आयोटा। तो z इज इक्वल टू n पाई आयोटा जो है ना, प्लस माइनस उस पे ये वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो फंक्शन के पास में क्या होगा, पोल होगा अनंत तक। कितने ऑर्डर का, ऑर्डर 1 का, एक कोटि के पोल होंगे इसके पास n पाई आयोटा पे। तो अगर ऐसा है ना हमारे पास में, अगर ये n पाई आयोटा पे 1 ऑर्डर का पोल है तो रेजिड्यू कैसे निकलेगा 1 ऑर्डर के लिए, लिमिट z टेंड्स टू n पाई आयोटा z माइनस n पाई आयोटा डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक z, फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा। अब ये तो इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, अपने पास में 0 आ रहा है ना, ऊपर भी 0 बनेगा नीचे भी 0 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ऊपर अपने पास में को आउटलाइन करेंगे तो 1 आएगा, और साइन का कितना होता है कोस। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कोस हाइपरबोलिक z का मतलब क्या हुआ, e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, है ना। और e की पावर z और e की पावर माइनस z है अपने पास में, और n पाई आयोटा पे अगर अपन बात करें तो कोस की वैल्यू कितनी होगी n पाई आयोटा पे हाइपरबोलिक पे, टू अपॉन e की पावर n पाई आयोटा प्लस e की पावर माइनस n पाई आयोटा। अब मैंने देखो आपको ये भी बताया है कि e की पावर आयोटा x अगर लिख रहे हैं अपन तो इसको क्या लिखते हैं, कोस x प्लस आयोटा साइन x। ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या है n पाई है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोस n पाई प्लस आयोटा साइन n पाई प्लस कोस n पाई माइनस आयोटा साइन n पाई। तो साइन वाली वैल्यूज तो कट जाएंगी, 2 टाइम्स कोस n पाई आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, कोस 8 पाई। अब कोस की वैल्यू कितनी होती है n पाई पे, अगर n कैसा हो आपके पास में, ओड हो, विषम है, जैसे पाई 3 पाई 5 पाई, तो कोस की वैल्यू कितनी होती है -1। और अगर जैसे इवन है 2 4 6 ऐसे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है +1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, -1 की पावर n। n अगर ओड है तो -1 आएगी, इवन है तो +1 आएगी, सम पे +1 विषम पे -1। तो इसका रेजिड्यू कितना आया, -1 की पावर n। नेक्स्ट अपने पास में एक थ्योरम है, कोशी रेजिड्यू थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास में एक फंक्शन है, लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन on a closed contour C except finite values z1 z2 z3 zn, then
इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा R1 R2 R3 Rn, where R1 R2 Rn are residue of fz at z1 z2 zn respectively. यदि fz एक विश्लेषिक फलन है किसी संवृत्त कंटूर C में कुछ परिमित मान को छोड़कर, वो परिमित मान कौन से हैं, z1 z2 z3 zn, कुछ परिमित पॉइंट्स हैं आपके पास में, फाइनाइट पॉइंट्स हैं, उनको छोड़ के आपके पास में क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई आयोटा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, जहाँ पे R क्या है, उनके इन पॉइंट्स पे रेजिड्यू के बराबर है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास में ये क्या है, कर्व है अपना C, इसमें कुछ पॉइंट्स है Z1 Z2 Z3 Zn, जहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है, विश्लेषक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनके अराउंड छोटे छोटे से सर्कल्स बना देते हैं जो सी में ही रहने चाहिए, है ना, सी के अंदर ही होंगे, ऐसे बहुत सारे। अब अपना जो फंक्शन है वो सी के अंदर और इन सर्कल्स के बाहर, इसके मतलब यहाँ पे देखो इन पॉइंट्स पे नहीं था अवकलन, है ना, विश्लेषक, लेकिन बाकी सब पे तो है ना। तो इन जो छोटे छोटे सर्कल्स के तो बाहर की साइड में, और इस सी के अंदर की साइड में अपना फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। अगर ऐसा है तो हमने कोशी की थ्योरम पढ़ी थी। कोशी की थ्योरम क्या बोलती है कि सी एफ जेड डी जेड जो है ना, वो आपका किसके बराबर होगा, C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड प्लस Cn एफ जेड डी जेड के बराबर होगा, है ना, हमने कोशी थ्योरम पढ़ी थी। अब नाउ if R1 is residue of f at Z1, है ना, तो Z1 किस में है हमारे पास में, जैसे सर्कल C1 है, ये C2 सर्कल है, ये C3 है और ये Cn सर्कल है। तो Z1 कहाँ है, C1 सर्कल में। तो अपने पास में अगर R1 रेजिड्यू है तो R1 आपका किसके बराबर होगा, जो सबसे पहले अपने जो फॉर्मूला बताया था मैंने B1 का, वो क्या था, 1/2 C1 एफ जेड डी जेड। सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको जब हमने रेजिड्यूज पढ़े थे, मैंने कहा था कि जो 1/z का जो कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे B1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू नहीं लिखा है क्या, तो अभी लिखा देती हूँ। तो अपना जो रेजिड्यू होता है वो क्या होता है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू के बराबर होता है। वहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ लिखा देती हूँ कि अगर R1 किसी पॉइंट Z1 पे रेजिड्यू है, रेजिड्यू के बराबर है, तो R1 जो है ना वो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड के बराबर होता है। ऐसे ही आपका Rn तक अपन लिखेंगे तो अपने पास में क्या बनेगा, Rn इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन Cn एफ जेड डी जेड। इन सब की जगह पर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो 2 पाई आयोटा इस तरफ आएगा, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आयोटा R1 प्लस 2 पाई आयोटा R2 प्लस अप टू सो ऑन 2 पाई आयोटा Rn। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आयोटा R1 प्लस R2 टू सो ऑन Rn। कौन सी थ्योरम, बाय कोशी थ्योरम। लेकिन हाँ, इसमें अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख भी देना कि हमारे पास में क्या है, क्लोज कंटूर सी है जिसमें
Z1 Z2 Z3 Zn पे अपना जो फलन है वो विश्लेषिक नहीं है, तो हमने क्या किया, उन पॉइंट्स के अराउंड एक सर्कल्स बनाए सच दैट कि अपना जो फंक्शन fx है fz है वो C के अंदर, तो C के अंदर और इन सर्कल्स के बाहर क्या है, विश्लेषिक है। तो कोशी थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास में ये वैल्यू आएगी, और यहाँ पे अपने पास में रेजिड्यू का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू है, इसमें से वैल्यू इसमें पुट कर दो तो अपने पास में ये फंक्शन आ जाएगा। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो बस उस फंक्शन के हर एक पॉइंट पे रेजिड्यू निकालो और उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो योग करके, तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो उसमें भी मैं लिख देती हूँ। कॉफी कहते हैं, और यहाँ पे V1 इज इक्वल टू को हम लिखते हैं 1/2 पाई आयोटा FZ dz। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।